जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सिंह क्लासेस में आपका फिर से एक बार जोरदार स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि 25 अक्टूबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है और इस दरमियान अगर हम बात करें तो हमारे पास धीरे धीरे समय कम हो रहा है कि तैयारी कैसे करें, क्या ना करें। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको पहले भी बता दिया गया है कि 24 अगस्त से हमारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। तो आप भी हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी के द्वारा आपको पीवाईक्यू करवाए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो चलिए आज की सीरीज को हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो हमारा है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें इस क्वेश्चंस की, तो ये जो क्वेश्चन हमारा, ये प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको यहां पर दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी का पैटर्न बदल चुका है। तो चलिए आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की सीरीज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आज की सीरीज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आईपीओ से रिलेटेड है। यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। आईपीओ वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी पहली बार जनता के लिए शेयर जारी करती है। ठीक है, आईपीओ जारी करने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो सकती है। आईपीओ केवल सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अब आपको इसमें सही उत्तर चुनना पड़ेगा। देखिए आईपीओ को पहले हम समझते हैं आईपीओ होता क्या है। देखिए आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी, अगर हम यहां कंपनी की बात करें, कोई भी कंपनी, चाहे वो कंपनी पीएसयू कंपनी हो, चाहे वो कंपनी प्राइवेट कंपनी हो। पीएसयू कहने का मतलब क्या है? जो सरकारी कंपनियां होती है। क्लियर? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां, यानी कि वैसी कंपनियां जो सरकारी कंपनियां होती है, हम उस कंपनी की बात करते हैं। दूसरा प्राइवेट कंपनियां, ये सभी कंपनियां क्या करती है? पहली बार जब अपने शेयर को मार्केट में रखती है। ठीक है, पहली बार जब अपने शेयर को मार्केट में रखती है तो क्या करती है? आईपीओ को लॉन्च करती है। ठीक है, यानी कोई भी कंपनी पहली बार जब जनता से, यानी कि मार्केट से पैसा उठाने के लिए अपने शेयर को बेचती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। याद रखिएगा, पहली बार। तो अगर बात करें पीएसयू कंपनी, तो पीएसयू कंपनी क्या होता है? यह यानी सरकारी कंपनी लगभग इसे 10% शेयर इसे पब्लिक के लिए रखना अनिवार्य होगा। याद रखिएगा, यानी पीएसयू कंपनी अगर बात करें तो 10% जो शेयर है इसे रखना अनिवार्य है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो 25% शेयर इसे पब्लिक के लिए शेयर मार्केट में रखना अनिवार्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पब्लिक सेक्टर के लिए कितना है? 10%, यानी पीएसयू के लिए कितना है? 10%। उसके बाद प्राइवेट के लिए कितना है? 25% जो है शेयर बाजार में रखना अनिवार्य होता है। लेकिन यह नियम लगाया किसने? यह नियम दिया है अपना सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यह नियम लगाया है। ठीक है, तो एक बात तो समझ गए कि आईपीओ के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो आईपीओ जो होता है यह पहली बार कोई कंपनी जनता के लिए जारी करती है। तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? दूसरा, आईपीओ जारी करने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जब भी आईपीओ लॉन्च होगा, अगर वो आईपीओ सक्सेस हो जाता है तो वह कंपनी प्रॉपर कहां पर लिस्टेड हो जाती है? वह हमारा जो शेयर मार्केट है, सेबी के अकॉर्डिंग ये है कि वो जाकर के एक कंपनी में लिस्टेड हो जाती है। किस कंपनी में? तो याद रखिएगा, जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनियां है, जो स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट है, उसमें जाकर के वो वहां पे रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक है, अगर आपका आईपीओ सक्सेस हो गया है। तो हमारा दूसरा वाला भी स्टेटमेंट क्या है? वो भी सही है। आईपीओ केवल सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, ऐसा नहीं है। आईपीओ केवल सरकार जारी नहीं करती है। आईपीओ जो है प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट और पीएसयू, यानी कि पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनियां भी जारी करती है और प्राइवेट कंपनी भी जारी करती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, केवल 1 और 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत का वार्षिक बजट, ठीक है, भारत का वार्षिक बजट अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है।
बजट केवल राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। ध्यान से पढ़ना इस स्टेटमेंट को और ध्यान से आंसर देना है। ये बजट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे बात करें, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये पहला स्टेटमेंट है कि भारत का वार्षिक बजट संविधान के आर्टिकल 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ये तो हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। तो हमारे संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तो किसका उपयोग किया गया है? वहां पे किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का किया गया। क्लियर? किसका किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा, जो हमारा आर्टिकल 12 होता है, जो हमारा आर्टिकल 112 होता है, इसमें एएफएस के बारे में चर्चा किया गया, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। बजट के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया। ठीक है? तो यानी कि पहला स्टेटमेंट भी हमारा सही है, दूसरा भी हमारा क्या है? करेक्ट है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। बजट केवल राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये बताइए, ये जो हमारा बजट है क्या केवल राजस्व प्राप्ति के बारे में बताता है? नहीं। अगर हम यहाँ पे बजट को पूरा डिटेल्स के साथ देखें, जो हमारा बजट होता है, ये जो हमारा बजट होता है, याद रखिए दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा राजस्व, ठीक है, दूसरा हमारा होता है पूंजीगत। क्लियर? दूसरा क्या होता है हमारा? पूंजीगत होता है। राजस्व की बात करें तो यह भी हमारा क्या होता है? राजस्व आय होता है। ठीक है? राजस्व व्यय होता है, पूंजीगत आय होता है और पूंजीगत व्यय होता है। याद रखिएगा, इसी को कहते हैं राजस्व प्राप्तियां, इसी को कहते हैं राजस्व का खर्चा, इसी को कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां, इसी को कहते हैं पूंजीगत व्यय। तो जब भी हम यहाँ पे आय की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है? यह राजस्व प्राप्तियों की बात करता है। ठीक है? तो क्या बोल रहा है? बजट में केवल राजस्व प्राप्तियां। क्या केवल राजस्व प्राप्तियां आपको दिख रही है? नहीं ना, यहां पर राजस्व व्यय भी दिख रहा है आपको। क्लियर? क्या दिख रहा है? राजस्व व्यय भी दिख रहा है। उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो पूंजीगत में बात करें तो यहां पे प्राप्तियां भी हैं और हमारा व्यय भी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, कुछ क्वेश्चंस अगर बात करें तो प्रॉपर यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन है ये, जो यूपीएससी के पीवाईक्यू में भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? राजस्व प्राप्तियां सरकार की देनदारियां को बढ़ाती है। याद रखिएगा, राजस्व प्राप्तियां सरकार की देनदारियां को बढ़ाती है। चलिए आगे देखते हैं। कर राजस्व प्राप्तियों का भाग है। गैर कर राजस्व में लाभांश और शुल्क शामिल है। अब आंसर बताइए, कौन सा कथन सही होगा? विचार कीजिए। और आप सब क्या है? विचारशील प्राणी है। तो देखिए, अगर हम यहां पे बजट की बात करें तो बजट में क्या होता है? सरकार एक तरह से पैसा वो लेती है और दूसरी तरह से पैसा को वो खर्च करती है। तो जब भी हम यहां पे राजस्व प्राप्तियों की बात करेंगे, याद रखिएगा, जब भी हम यहां पे राजस्व प्राप्तियों की बात करेंगे, ये जो हमारा राजस्व प्राप्तियां होता है, यह क्या होता है? यहां से पैसा आता है, यानी कि यहां पे क्या होता है? लेनदारी होती है। बेटा याद रखिएगा, क्या होता है? यहां पे लेनदारी होती है, ना कि देनदारी होती है। राजस्व प्राप्तियां मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? पैसा ले रहे हैं। तो राजस्व प्राप्तियां में देनदारियां नहीं होती बेटा, क्या होती है? लेनदारियां होती है। क्लियर? क्या होता है? लेनदारियां होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट प्रॉपर हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। अब देखिए, कर राजस्व प्राप्तियों का भाग है, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने आपसे कहा कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो क्या है? कर के थ्रू ही तो जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं ना हम लोग, हाँ, तो उसी का तो यह भाग है। इसका मतलब यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारा। गैर कर राजस्व में लाभांश और शुल्क शामिल होता है। देखिए, सीधी सी बात है, हमारे पास एक कर होता है, एक गैर कर होता है। गैर कर में देखते हैं ना, शुल्क वगैरह, लाभांश वगैरह को शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन सेबी अधिनियम 1955 के तहत किया गया था। एसबीआई
ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, दूसरा, एसबीआई का गठन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद हुआ। देखिए, एसबीआई का जो गठन है वह कब हुआ, बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद हुआ। थर्ड क्या है, सेबी भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था। सेबी जो है सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है ये। तो बताइए कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं। जो हमारा सेबी है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा इसका पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था। बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम लोगों ने क्या किया, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, अब इसे प्रॉपर नाम दे दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ वित्तीय समावेशन का कॉन्सेप्ट बहुत कम था, मतलब दिखता ही नहीं था वित्तीय समावेशन, जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूसिव कहते हैं। यानी कि कहीं पर भी वित्तीय प्रवाह हमें नहीं दिख रहा था। सिर्फ बड़े बड़े लोग ही बैंक में जाकर के अपना खाता खोल सकते थे, पैसा जमा कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन की कमियां थी। उसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक एसबीआई बनाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राष्ट्रीयकरण 1955 में कर दिया गया। इसके बाद यह जो बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पहला बैंक ये बन गया है। और अभी भी देखते हैं ना कि हमारे यहाँ जो सरकारी बैंक की अगर बात करें तो एसबीआई का सबसे विस्तार हमें देखने को मिलता है, गांव गांव तक आपको देखने को मिलता है क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब बताइए हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर, तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ करंट के क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, देखिए जो हमारा बजट होता है, बजट से पहले इकोनॉमी सर्वे को पेश किया जाता है। ठीक है, बजट से पहले इकोनॉमी सर्वे को पेश किया जाता है। तो उसी में इस बार क्या हुआ, कुछ डेटा को हम यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस डेटा के अनुसार कुछ रेट्स हैं, कुछ यहाँ पे प्रतिशत है, जिसके आधार पर आपको बताना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक वृद्धि दर 7.4 रहने का अनुमान है। ठीक है, वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4 रहने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5 थी। ठीक है, उसके बाद वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में कम रहने का अनुमान है। तो देखिए यहां पर आपको बताना है कि जो हमारा इकोनॉमी सर्वे है, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे है, उसमें आया था कि वास्तविक, पढ़ते हैं ना, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, है ना। हमारा नॉमिनल जीडीपी एक होता है, एक हमारा रियल जीडीपी होता है। तो जीडीपी को भी भाई दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हमारा होता है नॉमिनल जीडीपी, एक हमारा होता है रियल जीडीपी। ठीक है, एक हमारा होता है नॉमिनल जीडीपी। अगर हम यहाँ पे रियल जीडीपी की बात करें, जिसे हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं, जो कि कांस्टेंट प्राइस पे होता है, किस पर होता है, यह जो रियल जीडीपी हमारा होता है यह कांस्टेंट प्राइस पे होता है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक जीडीपी बोलते हैं। इसको कहते हैं वर्तमान मूल्य पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्तमान मूल्य के आधार पर जीडीपी को हम मेजरमेंट करते हैं। तो बताइए हमारा ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, या ऑप्शन डी 1 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ये सभी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे रियल जीडीपी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, यह महंगाई मापने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग करते हैं ना, जीडीपी डिफ्लेटर, उसी में क्या होता है कि यहां पर जो है रियल जीडीपी के अगर हम यहां पर बात करें, जिसे हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं, जब भी इसकी बात करेंगे तो इसका एक अपना बेस ईयर होता है। बेटा याद रखना क्या होता है, इसका एक अपना बेस ईयर होता है। और प्रेजेंट टाइम में जो हमारा बेस ईयर है वो क्या हो गया है, 2022 और 23 हमारा बेस ईयर हो गया। इससे पहले हमारा बेस ईयर क्या था, इससे पहले हमारा बेस ईयर 2011 और 12 था। क्लियर, ठीक है। तो जब भी जीडीपी के वास्तविक जीडीपी की बात करेंगे, ये हमेशा कांस्टेंट प्राइस पे होता है, स्थिर मूल्य पे होता है।
ठीक है, बेस ईयर के अनुसार होता है। क्लियर, बेस ईयर के अनुसार होता है। लेकिन जब भी आपसे नॉमिनल जीडीपी के बारे में पूछा जा रहा है, डेट मीन्स वर्तमान मूल्य के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में क्या कंडीशंस है, इस बात पे ध्यान रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है, और वास्तविक आंकड़ा हमारा कौन देता है जीडीपी का, रियल जीडीपी ही देता है। वास्तविक आंकड़ा कौन देता है, वास्तविक डेटा कौन देता है हमारा, तो बेटा याद रखिएगा रियल जीडीपी ही देता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं, समझ गए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है। पढ़ते हैं हम लोग वित्तीय बाजार, ठीक है। तो वित्तीय बाजार में क्या होता है, दो प्रकार का बाजार होता है। एक हमारे पास होता है, अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो हम यहाँ पे दो प्रकार के बाजार को देखते हैं। एक बाजार हमारा होता है मुद्रा बाजार। क्या होता है, एक होता है हमारा मुद्रा बाजार जिसको हम मनी मार्केट कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट, ठीक है। एक हमारा होता है पूंजी बाजार, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट कहते हैं। पढ़ते हैं ना, हमारी वित्तीय बाजार दो प्रकार की बाजार होती है, एक मुद्रा बाजार और एक पूंजीगत बाजार। जब भी हम यहाँ पे मुद्रा बाजार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मुद्रा बाजार की, तो याद रखना है यह बाजार मात्र एक दिन से लेकर के 364 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 364 दिन का होता है। बात करें तो यह एक वर्ष का होता है, यानी कि एक वर्ष के अंदर आपको लेन देन की प्रक्रिया पूरा कर लेना है, यानी कि जो क्रय विक्रय हो रहा है यहाँ पे वो आपको कर लेना है। तो मुद्रा बाजार को अल्पकालीन बाजार कहा जाता है। इसी में आप क्या देखते हैं, हमारा मुद्रा बाजार में हमें क्या देखने को मिलता है, तो याद रखना है जो हमारा मुद्रा बाजार होता है इसी में आपको, इसी मुद्रा बाजार में आपको दिखेगा टी बिल, ट्रेजरी बिल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यहीं आपको दिखेगा टर्म मनी, ठीक है, उसके बाद कॉल मनी, टर्म मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी, ठीक है। जो एक दिन का होता है हमारा कॉल मनी, एक दिन का होता है, फिर 14 दिन का होता है, फिर एक कब का होता है, एक हमारा 90 दिन का होता है, फिर उसके बाद 364 दिन का भी होता है। यानी कि अगर हम बात करें जो एक दिन का हो, जो 14 दिन का हो, जो 364 दिन का हो, ठीक है। इसका मतलब क्राइटेरिया की बात करें तो हमने 364 दिन के अंदर ही हमें क्या करना है, सभी लेन देन को पूरा कर लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी पूछा जाएगा आपसे कि मुद्रा बाजार क्या होता है, तो मुद्रा बाजार याद रखिएगा यह शॉर्ट टाइम मार्केट होता है, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा पूंजी बाजार, एक बात और ध्यान रखिएगा, मुद्रा बाजार को रेगुलेट कौन करता है, मुद्रा बाजार को रेगुलेट करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे पूंजी बाजार की बात करते हैं तो हमारा पूंजी बाजार को रेगुलेट कौन करता है, तो याद रखिएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। दूसरी बात, यह बाजार लॉन्ग टर्म का होता है, तो यानी कि पूंजी बाजार जो हमारा होता है यह क्या होता है, यह लॉन्ग टर्म का होता है, मतलब लंबी अवधि का यह बाजार हमारा होता है, ठीक है। तो हमारा पूंजीगत बाजार लॉन्ग टर्म का होता है, जिसमें आप देखते हैं ना म्यूचुअल फंड वगैरह आप शेयर खरीद लेते हैं, एक साल के मतलब एक साल से अधिक का ड्यूरेशन इसका होता है कि खरीद लिए भैया, 2 साल बाद कंपनी प्रॉफिट होगी तो 2 साल बाद हमें फायदा होगा। तो इसका जो टेन्योर होता है बच्चे वह ज़्यादा दिन का होता है। तो क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है, मुद्रा बाजार का साधन नहीं है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रेजरी बिल की बात करें तो ट्रेजरी बिल तो मुद्रा बाजार का साधन है। देखिए वाणिज्यिक पत्र की अगर हम यहाँ पे बात करें तो याद रखिएगा जो हमारा वाणिज्यिक पत्र होता है और जो हमारा जमा प्रमाण पत्र होता है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर, यह दोनों भी बच्चे याद रखिएगा, यह दोनों भी हमारा जो होता है मनी मार्केट का ही ये हिस्सा है। किसका हिस्सा है, मनी मार्केट का ही हिस्सा है, यानी कि जो हमारा कमर्शियल पेपर होता है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। जब हम कमर्शियल पेपर की बात करते हैं तो कमर्शियल पेपर जारी कौन करता है, कमर्शियल पेपर जारी करता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। बड़ी कंपनियां कहने का मतलब क्या है, जिसका रेटिंग AAA+ होता है, यानी कि जिस कंपनियों का रेटिंग AAA+ होगा, AAA+
प्लस होगा, वही कंपनियां कमर्शियल पेपर जारी करती है। जमा प्रमाण पत्र की बात करें तो ये बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर की बात करें तो बेटा याद रखिएगा, इक्विटी शेयर जो हमारा होता है यह होता है शेयर मार्केट से होता है। किससे होता है? यह शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट किस में आता है? हमारा पूंजीगत बाजार में आता है। और जब पूंजीगत बाजार की बात करें तो यह लंबी अवधि का बाजार होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो यह जो है हमारा मुद्रा बाजार में नहीं आता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूंजीगत बाजार, पूंजी बाजार। देखिए आगे हमारे पास क्या होता है पूंजी बाजार, अभी हमने आपको बताया है ना, अभी हमने आपको बताया पूंजी बाजार क्या होता है। तो पूंजी बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपसे विचारशील प्राणी है, विचार करते भी हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी हो जाता है। कभी कभी लगता है ना कि ये क्या क्वेश्चन हम देख रहे हैं, प्रश्न आएगा या नहीं आएगा। तो बेटा याद रखना, हर एक प्रश्न हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पैटर्न अब चेंज हो रहा है। जो हमारा इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो क्वेश्चंस के दायरा को भी चेंज किया जा रहा है। यानी कि अब जो क्वेश्चंस प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन अब नहीं मिलेगा। तो तैयारी ऐसी रखो ना कि जो भी क्वेश्चन आए बेटा फाड़ दो पकड़ के पेपर, एकदम मतलब जबरदस्त तरीके से तैयारी रखो। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चंस का दायरा होना चाहिए। तो ये सभी चीजें सिंह क्लासेस आप लोग के लिए लगातार नई सीरीज के में अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर आपके पास आएंगे, फैकल्टीज आपके पास आएंगे और सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डील करेंगे, ठीक है। तो लगातार हमारे साथ आप बने रहिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पूंजी बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 1 वर्ष से अधिक परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों का व्यापार होता है। भैया बिल्कुल सही हमारा है। यह दीर्घकालिक पूंजी जुटाने का माध्यम है। बिल्कुल सही बाजार है। ट्रेजरी बिल इसका प्रमुख साधन है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मामला यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है ट्रेजरी बिल के बारे में। अभी हमने पढ़ा था ना कि ट्रेजरी बिल किसका है? वो मनी मार्केट का हिस्सा है। किसका? मनी मार्केट का वो हिस्सा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बाजार का साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बाजार का साधन है? तो बताइए। पूंजी बाजार कहने का मतलब क्या है? कैपिटल मार्केट का यह साधन है। शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर या कॉल मनी। निम्नलिखित में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? अच्छा, कॉल मनी होगा क्या? सबसे पहली बात नहीं ना होगा। ये किसमें? ये मनी मार्केट में है। किसमें है? मनी मार्केट में। यानी कि जिसमें हमारा कॉल मनी होगा वह तो नहीं होगा। आंसर केवल 3, 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों हमारा क्या है? शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सॉरी, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में, आप सबको पता है, ठीक है। आरबीआई राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। बिल्कुल सही जवाब। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग कमेटी की सिफारिश में किया गया था। यह भी हमारा क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो यानी कि प्रश्न नंबर 9 की हम बात करें तो हमारा यह आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी 1 2 और 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आज का लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? मतलब कौन आरबीआई नहीं करता है? तो मुद्रा जारी करता है आरबीआई, बिल्कुल सही, जब सही बात। सरकार का बैंकर होता है, बिल्कुल सही बात। मौद्रिक नीति का संचालन करता है, बिल्कुल सही बात। यानी प्रत्यक्ष कर लगाना यह इसका काम नहीं है। यह किसका काम है? यह गवर्नमेंट का काम है। यानी कि जो सरकार होती है ना बेटा, वही लगाती है कर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज हमने कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। फिर नेक्स्ट सीरीज में हम लोग क्या करेंगे? और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, बजट को देखेंगे, सर्वे को देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत। बस इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।